ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं पावर शेयरिंग चैप्टर को। इसको आज ही शुरू करना है, आज ही खत्म कर देना है। ऐसा एक रिवीजन इसको करना है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान से समझिएगा। आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का ये कौन सा चैप्टर हो जाता है? आपका चैप्टर 1, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का मतलब क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर। पावर शेयरिंग मीन्स डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है। अब आप बात को समझेंगे। ट्रेडिशनली हमारे पास कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? मॉर्कियल थी। हमारे पास रिलीजियस लीडर्स वाला गवर्नमेंट था, हमारे पास मिलिट्री लीडर्स वाला गवर्नमेंट था। इन सारे गवर्नमेंट्स में दिक्कत क्या था कि इन सारे गवर्नमेंट में सारा का सारा मर्जी किसका चलता था? एक आदमी का चलता था। इन सारे के सारे गवर्नमेंट्स में जो भी चीजें होती थी वो कौन करता था? वन पर्सन करता था, है कि नहीं है? तब हम लोग लेकर के आए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में हमने बात किया कि पावर को क्या कर देते हैं? अपन बांट देते हैं। पावर को जब अपन बांट देंगे ना, तो ही क्या कहलाएगा? ये पावर शेयरिंग। क्या आप डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल लेजिटिमेट है कि पावर क्या होगा? बटेगा, है ना? पावर किस में बढ़ जाएगा? पीपल में। पावर किस में बढ़ जाएगा? लोगों में, कहने का मतलब है, ठीक है। पावर किस में बढ़ जाएगा? लोगों में। ध्यान से देखेंगे तो पावर शेयरिंग हम लोग सारे के सारे डेमोक्रेसी में जितना भी पावर है ये किसी एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के पास नहीं रहता है। यही तो हमारा क्या है बाबू? पावर शेयरिंग है। पावर शेयरिंग क्या कहता है? कि पावर को क्या कर दो? आप बांट दो। पावर को क्या कर दो? बांट दो, ठीक है। कहने का मतलब है एक अच्छा पावर शेयरिंग में, जस्ट अ मिनट, डिस्प्ले सेटिंग्स, डुप्लीकेट सिलेक्शन, ठीक है, आएंगे। एक अच्छा पावर शेयरिंग में आप पावर बांटते हो, किसके किसके बीच आप पावर बांटते हो? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी के बीच। लेजिस्लेचर कौन होती है? हमारी जो कानून बनाती है, जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन होती है? वो बॉडी जो एग्जीक्यूशन करवाती है, वो बॉडी जो क्या करवाती है? एग्जीक्यूशन करवाती है। और जुडिशियरी बॉडी क्या होती है? जो प्रोटेक्ट करती है किसको? लॉज को। इनमें आप क्या कर देते हो? पावर को बांट देते हो। पावर शेयरिंग मतलब क्या कर दो? पावर को बांट दो। पावर को एक हाथ में नहीं रखो। एक हाथ में नहीं रखोगे तो पावर को बांटोगे किसमें? बांटोगे 3 इंस्टीट्यूशंस में। कौन कौन सा? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। अब जरा ध्यान देना, चैप्टर जो स्टार्ट हो रहा है हमारा, वो स्टार्ट हो रहा है केस स्टडीज से। पहला जो केस स्टडी है हमारे पास वो किसका केस स्टडी है? बेल्जियम का। और दूसरा केस स्टडी हमारे पास किसका है? श्रीलंका का, ठीक है। तो दोनों का झंडा है यहाँ पे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे श्रीलंका में क्या है ना, श्रीलंका में भी तरह तरह के लोग रहते हैं। साउथ ईस्ट में पता ही है डाइवर्स पॉपुलेशन रहता है, तो श्रीलंका में भी तरह तरह के लोग रहते हैं। फिर हमारा बेल्जियम में भी कई सारे अलग अलग प्रकार के क्या रहते हैं बाबू? लोग रहते हैं। बेल्जियम में पहला जो लोग रहते हैं वो कौन रहता है? फ्रेंच। पहले जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? फ्रेंच। दूसरे जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? डच। दूसरे जो लोग रहते हैं वो कौन रहते हैं? डच रहते हैं, ठीक है। तो ना इसको हम लोग करते हैं, बट पहले आप जरा ध्यान से समझो। बेल्जियम की कहानी को हम लोगों को पढ़ना है। हम लोगों को कौन सी कहानी पढ़ना है? बेल्जियम की कहानी। तो बेल्जियम की कहानी शुरू होती है इस बात से कि बेल्जियम पॉलिटिकली कैसा कंट्री है और जियोग्राफिकली कहाँ पे है। जियोग्राफिकली अगर आप ध्यान दोगे तो कहने का मतलब है बेल्जियम अपने पॉलिटिकल बाउंड्रीज किन किन देशों के साथ में शेयर कर रहा है? नेदरलैंड्स, फ्रांस, लक्जमबर्ग और जर्मनी। बेल्जियम 4 देशों के साथ में अपने क्या शेयर कर रहा है? पॉलिटिकल बाउंड्री शेयर कर रहा है। कौन कौन सा देश है वो? पहला देश कौन है? नेदरलैंड्स। दूसरा देश कौन है? फ्रांस। तीसरा कौन है? लक्जमबर्ग। चौथा कौन है? जर्मनी, ठीक है। तो याद रखेंगे ये 4 देशों को। बेल्जियम की पॉपुलेशन कितनी है? हरियाणा से भी कम है। हरियाणा से भी कम है, यानी 1 करोड़ से थोड़ा ज्यादा होगा तो होगा। लिटिल ओवर 1 करोड़ इसका क्या है? बेल्जियम का पॉपुलेशन है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझ आ रहा है। बेल्जियम में ना 2 रीजन्स है हमारे। बेल्जियम में हमारे 2 रीजन्स हैं। जस्ट अ मिनट। बेल्जियम में 2 रीजन्स हैं। पहला, व्हाट हैपेंड, क्यों दिख रहा है? हमसे क्या हुआ था अभी? ओहो, बताइए। इस तरह से नहीं होना चाहिए था। जो हुआ बहुत मुझे खेद है इस चीज के लिए। बढ़ते हैं आगे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो बेल्जियम जो हमारा कंट्री है ना, इसमें 2 रीजन्स हैं। पहला जो रीजन है हमारा उसको हम बुलाएंगे फ्लेमिश रीजन। पहला रीजन क्या है हमारा? फ्लेमिश रीजन है। और दूसरा जो रीजन है, ये रेड वाला जो रीजन है, ये कौन सा रीजन है? वेलोनिया वाला रीजन है। ये कौन सा रीजन है? वेलोनिया वाला रीजन है, ठीक है। आप ध्यान से देखना। फ्लेमिश रीजन में
कितने लोग क्या रह रहे हैं? फ्लेमिश रीजन में बाबू डच स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रहा है। कौन सा पॉपुलेशन रह रहा है? डच स्पीकिंग। अच्छा, कितना डच स्पीकिंग पॉपुलेशन यहाँ रह रहा है? 59%। 59%, ठीक है। वेल, समझ आ गया। फ्लेमिश रीजन में कौन रहते हैं? डच लोग रहते हैं। कौन रहते हैं? डच लोग रहते हैं। और ये डच लोग कितने रहते हैं? 59% रहते हैं, ठीक है। फिर अगला जो रीजन है हमारा वो है वेलोनिया वाला रीजन है। और वेलोनिया वाले रीजन में कितने लोग फ्रेंच रहते हैं? 40%। यानी कुल आबादी का 59% क्या है? डच है। 40% क्या है? फ्रेंच है। तो कहने का मतलब है कि मेजोरिटी कौन है? मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है? मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है? डच। और माइनॉरिटी कम्युनिटी कौन हो गया यहाँ पे? फ्रेंच। कोई दिक्कत नहीं है। और कौन माइनॉरिटी है? 1% जर्मन स्पीकिंग। 1% जर्मन स्पीकिंग भी क्या हो गया? माइनॉरिटी हो गया। क्या हो गया? माइनॉरिटी हो गया। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है यहाँ तक? बढ़े आगे, चलिए ध्यान देंगे। तो आपको समझ आया कंट्री दो रीजन्स में डिवाइडेड है। कंट्री कितने रीजन्स में डिवाइडेड है? दो रीजन्स में। कौन कौन सा रीजन्स है बाबू? तो पहला कौन सा रीजन है? फ्लेमिश। बाबू आप लोगों को सब सही आ रहा है ना? वो सारा बोर्ड वोर्ड नजर आ रहा है ना? पहला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? यस सर। हाँ, आ रहा है ना? हेलो, बोलो। हाँ सर। पहला जो रीजन है वो कौन सा रीजन है? फ्लेमिश रीजन। फ्लेमिश रीजन में कौन सी आबादी रह रही है? डच आबादी रह रही है। ये क्या बोलती है? सॉरी, ये कितने हैं नंबर में? 59%, ठीक है। नंबर में कहने का मतलब प्रोपोर्शन में कितने हैं? 59%। फिर वेलोनिया रीजन में कितने लोग रह रहे हैं आपको? 40% फ्रेंच लोग रह रहे हैं। 40% फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है। 40% कौन रह रही है? फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन रह रही है। बाकी 1% कहाँ रह रहे हैं? कंट्री के ईस्टर्न भाग में रह रहे हैं, जो जर्मन्स हैं। जो क्या है? जर्मन्स हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ आ गया कि भैया बेल्जियम में तीन लोग रह रहे हैं। कौन कौन से? डच स्पीकिंग और फ्रेंच स्पीकिंग और जर्मन स्पीकिंग। ये तीन लोग कहाँ रह रहे हैं आपको? कंट्री में रह रहे हैं। कौन सी कंट्री में? बेल्जियम में, ठीक है। अब बेल्जियम का कैपिटल सिटी है। बेल्जियम का क्या है मेरे प्यारे भाई? कैपिटल सिटी है, जिसका नाम क्या है? ब्रसेल्स। जिसका नाम क्या है? ब्रसेल्स। ब्रसेल्स का अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 80% ऑफ पॉपुलेशन फ्रेंच है। यहाँ पे 80% ऑफ पॉपुलेशन क्या है? फ्रेंच है। और 20% ऑफ पॉपुलेशन क्या है? डच है। एक बात बताओ, पूरे देश में मेजोरिटी में कौन है? डच। कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। कैपिटल सिटी में मेजोरिटी में कौन है? फ्रेंच। यानी इसका अर्थ है जो पूरे देश में मेजोरिटी में है वो कैपिटल सिटी में माइनॉरिटी में है। वो कैपिटल सिटी में क्या है? माइनॉरिटी में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब एक बात समझो कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी ना बेल्जियम में ज्यादा रिच है और ज्यादा क्या है? पावरफुल है। किस कम्युनिटी से? डच स्पीकिंग कम्युनिटी से। ये फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है इधर साइड, तो इसके पास ज्यादा पैसा है। और ये ज्यादा क्या है? पढ़ी लिखी है। क्यों ज्यादा पैसा है और ज्यादा पढ़ी लिखी है? क्योंकि इनको ना एजुकेशन एंड सारी चीजों का एक्सेस पहले प्राप्त हो गया है। इनको सारी चीजों का एक्सेस क्या हो गया? पहले प्राप्त हो गया। फिर ये डच स्पीकिंग कम्युनिटी का अगर हम बात करते हैं तो डच स्पीकिंग कम्युनिटी उतना ज्यादा रिच नहीं है, उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है। वाई? बिकॉज इनको एजुकेशन वगैरह का एडवांटेज बहुत बाद में मिला। ये बहुत लंबे समय तक खेलकूद करते हुए जीवन बिता दिए, देख रहे हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? इनका 14 फरवरी, यानी सॉरी 15 फरवरी का तैयारी ठीक से नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? बढ़े क्या? हेलो, बढ़े बाबू? चलिए, ओके। बार बार हम एग्जाम का डेट भूल जा रहे हैं। इधर ध्यान देंगे। इस उम्र में याददाश्त का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। 1950 से 1980 के बीच कम्युनल टेंशन समझ रहे हैं? दोनों संप्रदायों के बीच जो तनाव है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तनाव क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। बात समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे हैं? एक टकराव की लकीरें खींचते जा रही है किन दोनों कम्युनिटीज के बीच? फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच। बात समझ रहे हैं? और ये तनाव ज्यादा हिंसक रूप ले रहे हैं। कहाँ पे? हिंसक कहने का मतलब है ज्यादा सीरियस रूप ले रहे हैं। सीरियस, अक्यूट माने सीरियस होता है। सीरियस रूप ले रहे हैं। कहाँ पे? ब्रसेल्स में, कैपिटल सिटी ब्रसेल्स में ये तनाव ज्यादा थोड़ा सा हो जा रहा है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? तो बेल्जियम की सरकार ना डिसाइड कर लेती है कि हमको किसी कम्युनिटी को, देखो कम्युनिटी के बीच टेंशन्स जो है ना 1950 से लेकर के और 19 कह लो 89 तक दोनों कम्युनिटीज के बीच टेंशन्स क्या होते जा रहे हैं? तनाव क्या होते जा रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं। तो बढ़ती दूरियों को देखते हुए बेल्जियम के जो नेता लोग हैं, यानी जो लीडर्स हैं, वो कुछ फैसला ले रहे हैं। वो कुछ क्या ले रहे हैं? फैसला ले रहे हैं।
तो क्या फैसला ले रहे हैं उन्होंने ना अरेंजमेंट किया है। उन्होंने क्या किया है? अरेंजमेंट। उन्होंने क्या किया है दोस्तों? अरेंजमेंट किया है। बात समझे? इस अरेंजमेंट के तहत उन्होंने 4 संवैधानिक संशोधनों पर काम किया है। 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाया है इन्होंने। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स इन्होंने कब से कब तक के बीच लाया है? 1970 से 1993 के बीच क्या किया है? लाया है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? बेल्जियम के अच्छे नेताओं ने फैसला किया कि हम अपने यहाँ लोगों को लड़ने नहीं देंगे, हम अपने यहाँ लोगों को लड़ने नहीं देंगे। और इन्होंने 1970 से 1993 के बीच अपने संविधान में संशोधन लाया। अपने संविधान में क्या लाया? अमेंडमेंट लाया। और 4 अमेंडमेंट लाया। कितने अमेंडमेंट लाया इन्होंने? 4 अमेंडमेंट लाया। ठीक है। तो इन्होंने समझा कि हमारे यहाँ पे ना अलग अलग रीजन में अलग अलग लोग क्या कर रहे हैं? रह रहे हैं। और हर किसी का कल्चर क्या है? अलग अलग है। हर कोई अलग अलग संस्कृति को क्या कर रहा है? फॉलो कर रहा है। तो इन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया है। अमेंडमेंट यानी संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब समझ आया? अपने संविधान में इन्होंने ना चेंज लाया है। क्यों लाया है चेंज? क्योंकि इन्होंने इनको एकोमोडेशन करवाना है। इनको क्या करवाना है? एकोमोडेशन करवाना है। किसका एकोमोडेशन करवाना है? सोशल डाइवर्सिटी का। सोशल डाइवर्सिटी यानी समाज में जो विविध लोग रह रहे हैं उनको इनको क्या करना है? मेल बांट के रखना है। सब खुश रहे ऐसा अरेंजमेंट इनको क्या करना है? करना है। बात समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे हैं? ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ। ओके। तो पहला अरेंजमेंट इन्होंने क्या किया है? अच्छा, ये बेल्जियम के नेताओं ने किया है। ये बेल्जियम के किसने किया है? नेताओं ने। उन्होंने 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स लाए हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है? पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन्होंने ये लाया कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट में, किसमें बाबू? सेंट्रल गवर्नमेंट में जो नंबर है डच मिनिस्टर्स का वो बराबर होगा फ्रेंच मिनिस्टर्स के। बात समझ रहे हैं? नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स इक्वल्स नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। ऐसे तो डच मिनिस्टर 60 होते तो फ्रेंच मिनिस्टर 40 होते, नॉर्मल नॉर्मल सिचुएशन में। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं भैया, 50-50 का अनुपात रहेगा अपना। अपना कैसा अनुपात? प्रोपोर्शन रहेगा 50-50 का। अगर डच मिनिस्टर 50 रहेगा तो फ्रेंच मिनिस्टर भी कितना रहेगा? 50। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। कहाँ पे? सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो पहला अमेंडमेंट याद रखो कहाँ पे आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। पहला अमेंडमेंट कहाँ पे आया है? सेंट्रल गवर्नमेंट में। दूसरा अमेंडमेंट इन्होंने लाया। तो बेल्जियम में करीबन करीबन 10 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10। कितने राज्य बाबू? 10। कितने राज्य हैं? 10। इधर ध्यान दो। 1 2 3 4 5। ये 5 हुआ। फिर 1 2 3 4 5। कितना? 5 हो। ये भी हो गया, 10 हो गया। 10 हो गया ना मोटा माटी में। तो मान लो ना 10 से ये 11 होगा तो लेकर के चलो कि भैया 11 10 11 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 10 या 11 राज्य। कितने राज्य? एक क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बात समझ रहे हैं? बट एक बात याद रखो कि भैया कितने, तो कई सारे राज्य हैं। कई सारे क्या हैं? राज्य हैं। ठीक है ना? बात समझ रहे हैं? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ से पावर्स निकाल करके किसको दे दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट्स को। किसको दे दिया गया है? स्टेट गवर्नमेंट्स को। बात समझ रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कई सारे पावर्स होते हैं ना, वो निकाल करके किसको दिया गया है? यहाँ पे राज्य की सरकारों को। जो 10-11 राज्य है उनकी अलग अलग सरकारें हैं, उनको क्या कर दिया गया है? दे दिया गया है। क्यों पावर दिया गया है? क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि हाँ भाई हमारा भी कुछ काम है, हम भी कुछ हैं। बात समझे? हमको दम घुट के नहीं जीना पड़ रहा है, हमारे पास भी कुछ शक्ति है। बात समझ रहे हैं? हम भी लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा स्टेट गवर्नमेंट्स को लगे। इसलिए करके क्या किया गया? इनको पावर कई सारे ग्रांट किए गए हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़े आगे। समझ आ रहा है ना? हेलो, समझ पा रहे हैं? तो कई सारे जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के वो दे दिए गए हैं किसको? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। अच्छा एक मिनट, स्टेट गवर्नमेंट को सबऑर्डिनेट नहीं बनाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट को नीचे नहीं रखा गया है। किसके नहीं नीचे रखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। किसके नहीं नीचे रखा गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट आजाद है यहाँ पे, और स्टेट गवर्नमेंट अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अलग है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हम तुम अलग है वाला कॉन्सेप्ट है इधर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इधर ध्यान देंगे। तीसरा जो ये 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समझ आ गया? याद हो गया? पहला क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट में नंबर ऑफ फ्रेंच मिनिस्टर्स इक्वल्स नंबर ऑफ डच मिनिस्टर्स। दूसरा अमेंडमेंट क्या है? पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैज बीन टेकन अवे and given to state governments and given to state governments. State governments are not made the subordinates of central government. State government are not made the subordinates of central government. ठीक है। तीसरा वाला क्या है ना, बेल्जियम, सॉरी, जो बेल्जियम का कैपिटल सिटी है याद है? ब्रसेल्स। बेल्जियम का कैपिटल सिटी का नाम क्या है?
ब्रसेल्स। तो ब्रसेल्स में ना बाबू एक अलग से सरकार बनाई गई है ब्रसेल्स के लिए। ब्रसेल्स में याद है 80% ब्रसेल्स में कौन थे? फ्रेंच। 20% कौन थे? डच। यही था ना ब्रसेल्स का कंपोजिशन। ब्रसेल्स का सोशल कंपोजिशन यही था ना। 80% क्या थे? फ्रेंच। और 20% कौन थे? डच। डच स्पीकिंग पॉपुलेशन, डच भाषा बोलने वाले, है कि नहीं है? तो ये 80-20 है, लेकिन कहा गया क्या कि ठीक है 80-20 है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटर में 50-50 का है तो इधर भी क्या रखेंगे अपन? 50-50 का ही रखेंगे। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? यानी ब्रसेल्स के पास एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी जिसमें सारी की दोनों कम्युनिटीज को, सॉरी, दोनों कम्युनिटीज को कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? इक्वल रिप्रेजेंटेशन होगा। इक्वल रिप्रेजेंटेशन समझ आ रहा है ना भैया? नंबर ऑफ फ्रेंच लीडर्स इक्वल्स नंबर ऑफ डच लीडर्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कुछ मुद्दे होते हैं जो जनता के सेंटिमेंट वगैरह से जुड़े होते हैं। सेंटिमेंट बोले तो धारणा वगैरह, बात समझ रहे हैं? वो सेंटिमेंट्स, वो भावनाओं वगैरह से जुड़े होते हैं। उनमें ना किताब कह रहा है कि 3 मुद्दे आते हैं। कौन कौन से? कल्चर, लैंग्वेज, ठीक है, एंड एजुकेशन। कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन। इस 3 मामलों से डील करने के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या बनाया है? कम्युनिटी गवर्नमेंट्स बनाया है। क्या बनाया है? कम्युनिटी गवर्नमेंट्स। ये फ्रेंच वालों का अलग होगा कम्युनिटी गवर्नमेंट, डच वालों का अलग होगा, जर्मन वालों का अलग होगा। और ये कम्युनिटी गवर्नमेंट कौन कौन सा मामला से रिलेटेड कानून बना सकती है? कल्चर, लैंग्वेज, एजुकेशन। यानी कम्युनिटी गवर्नमेंट को कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल जो बाउंड्रीज है उसके तहत काम नहीं करना है। इनको काम करना है क्या चीज पे? इनको काम करना है सोशल बाउंड्रीज पे। कहने का मतलब है कि इनको काम करना है अपनी कम्युनिटी के लिए। इनको काम करना है किसके लिए? अपनी कम्युनिटी के लिए। वैसी गवर्नमेंट ठीक है, कम्युनिटी गवर्नमेंट है। कम्युनिटी गवर्नमेंट हर कम्युनिटी की क्या है? अलग अलग है। डच वालों की अलग है, फ्रेंच वालों की अलग है, और जर्मन वालों की अलग है। और कम्युनिटी गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर हैं ये देश के सारे हिस्सों से क्या हो रहे हैं? चुन करके आ रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया है? तो ये 4 अमेंडमेंट्स आपको क्या कर लेना है? याद कर लेना है। ये अमेंडमेंट्स किसने लाया है? बेल्जियम के नेताओं ने। किसने लाया है? बेल्जियम के नेताओं ने। पता है ये सारा अमेंडमेंट लाने के बाद बेल्जियम एक ऐसा पीसफुल कंट्री बनता है। बेल्जियम एक कैसा पीसफुल कंट्री बनता है? ऐसा पीसफुल कंट्री बनता है कि भैया यूरोपियन यूनियन जब अपना हेडक्वार्टर बनाने का सोचता है तो वो कहाँ बनाता है? बेसिकली अपना हेडक्वार्टर ब्रसेल्स में। कैपिटल सिटी बेल्जियम का कैपिटल है ये ब्रसेल्स। तो वहां पे ये क्या करता है? अपना हेडक्वार्टर बनाता है। ईयू अपना हेडक्वार्टर कहाँ पे बना रहा है? ब्रसेल्स में। तो बेल्जियम इतना शांतिपूर्ण तरीके से क्या किया? आगे बढ़ा। बेल्जियम में क्या, मेरा सवाल है कि बेल्जियम में क्या अलग अलग लोग रहते थे? यस। क्या ये अलग अलग लोगों को बेल्जियम के नेताओं ने एकदम हार्मनी पीस के साथ एकोमोडेट करवाया आपने यहाँ पे? आंसर इज अगेन यस। कैसे कराया? ड्यू टू 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ड्यू टू 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स में पहला क्या था कि सीजी में नंबर ऑफ फ्रेंच लीडर्स बराबर नंबर ऑफ डच लीडर्स। दूसरा क्या था? State governments were given the powers of central governments, and state many powers of central governments has been taken away. I'm sorry, have been taken away and given to state governments. State governments were not made the subordinates of central governments. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। A community government was formed for each of the communities, for each of the communities. Community government was kind of a separate government which deals with the matters of language, education, and cultural issues. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Brussels had a separate government. Brussels has a separate government in which there shall be equal representation of French and Dutch speaking ministers. बात समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये 4 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या कर रहे हैं? बेल्जियम के नेता लोग लेकर के आ रहे हैं। तो बेल्जियम का केस आपको समझ आया? तो बेल्जियम का केस एक क्या है? अच्छा स्टोरी है। बेल्जियम की कहानी एक अच्छी कहानी है। बेल्जियम की कहानी से हमें यह समझ आता है कि आप डेमोक्रेसी में ठीक है पावर बांटते हैं, लेकिन पावर को कैसे बांटें? ऐसे बांटे जैसे कौन बांट रहा है? बेल्जियम। जैसे कौन बांट रहा है? बेल्जियम। आइए एक और डेमोक्रेटिक कंट्री की तरफ निगाहें अग्रसर करते हैं जिसका नाम है श्रीलंका। जिसका नाम क्या है? श्रीलंका। श्रीलंका को आजादी प्राप्त होती है 1948 में। कब आजादी प्राप्त होती है? 1948 में। श्रीलंका का अगर आप बात करते हैं तो ये तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु, तमिलनाडु से कुछ दूरी पे ही पड़ता है।
तमिलनाडु से ये क्या पड़ता है, कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही एक कंट्री है जिसका नाम क्या है हमारा, श्रीलंका। श्रीलंका ना एक आइलैंड नेशन है। श्रीलंका क्या है, एक आइलैंड नेशन है। व्हाई इज इट आइलैंड नेशन, बिकॉज इट इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड, बिकॉज दिस नेशन इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम फोर साइड्स। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रीलंका कौन से जगह पे पड़ रही है बाबू, साउथ एशिया में। कहाँ पे पड़ रही है, साउथ एशिया में, एशिया के साउथ वाले हिस्से में पड़ रही है। ठीक है, इंडिया भी आता है इसी पार्ट में, पाकिस्तान वगैरह भी आता है। तो इंडिया पाकिस्तान वगैरह का आबादी ज्यादा है नहीं है ना, डाइवर्स है नहीं है ना, है कि नहीं है भाई, है ना। तो वैसे ही श्रीलंका का भी आबादी ज्यादा है और यहाँ की भी पॉपुलेशन कैसी है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ की भी पॉपुलेशन कैसी है, डाइवर्स पॉपुलेशन है। यहाँ पे भी क्या रहते हैं, अलग अलग लोग रहते हैं। बात समझ गए, नहीं समझ गए। तो अब ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका में जो मेजर ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं प्यारे। पहला है श्रीलंका में बाबू सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग। पहला कौन सा भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं यहाँ पे, 74%। श्रीलंका में सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, 74%। तमिल भाषी लोग कितने हैं, 18%। तमिल भाषी लोग कितने हैं, 18%। इसमें 13% श्रीलंका के तमिल्स हैं और 5% इंडिया के तमिल्स हैं। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं। श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, 13% और इंडिया के तमिल्स कितने हैं, 5%। कोई इशू नहीं है, बढ़े आगे। अब एक मिनट ध्यान से समझना, यहाँ 70% आबादी क्या फॉलो करती है, कौन सा धर्म फॉलो करती है, बुद्धि से। लैंग्वेज का आधार समझ आ गया। लैंग्वेज में यहाँ मुख्य रूप में दो भाषाएं बोली जाती है। पहला कौन सा भाषा है, सिन्हाला। दूसरा कौन सा भाषा है, तमिल। उसके बाद और भी भाषाएं जैसे बोर्ड्स हो गया, मलयाले हो गया, ये सब भाषाएं भी बोली जाती हैं। बट मुख्य रूप में कौन कौन भाषाएं बोली जाती हैं, सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला और तमिल। तमिल बोलने वाली आबादी यहाँ दो कैटेगरी में बांटी जा सकती है। पहला श्रीलंकन तमिल जो बहुत लंबे समय से यहाँ रह रहे हैं। दूसरा इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल्स में वो लोग आएंगे जिनके बाप दादा यानी पूर्वज इंडेंचर्ड लेबरर वगैरह के रूप में गए थे वहां पे। बात समझे, गिरमिटिया मजदूरी वगैरह करने के लिए श्रीलंका गए थे औपनिवेशिक काल में। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये श्रीलंकन तमिल्स कितने हैं, 13%। इंडियन तमिल्स कितने हैं, 5%। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब श्रीलंका की, अच्छा एक मिनट, श्रीलंका में अलग अलग लोग रह रहे हैं नहीं रह रहे हैं, रह रहे हैं। एक मुख्य रूपेण कौन भाषा बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला। सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग कितने हैं, 74। और तमिल वाले कितने हैं, 18%। तमिल वाले कितने हैं, 18%। तो श्रीलंका में भी अलग अलग पॉपुलेशन रह रही है, अलग अलग भाषा को बोलने वाली आबादी रह रही है। इतना आपको समझ आया है, नहीं आया है। अब देखो श्रीलंका को आजादी कब प्राप्त होता है, 1948 में। उसके बाद ना श्रीलंका की सरकार ना एक कानून लेकर के आती है। श्रीलंका की सरकार एक क्या लेकर के आती है, कानून लेकर के आती है। श्रीलंका की सरकार एक क्या लेकर के आती है, कानून लेकर के आती है। उस कानून के तहत श्रीलंका की सरकार बोलती क्या है कि सिन्हाला भाषा ही ऑफिशियल भाषा होगा। कौन सा भाषा ऑफिशियल भाषा होगा, सिन्हाला भाषा ही ऑफिशियल भाषा होगा। इन्होंने क्या तमिल भाषा का अपमान किया है, तमिल भाषा बोलने वाले लोगों को खराब लगेगा नहीं लगेगा, इन्होंने क्या तमिल भाषा को डिसरिगार्ड किया है, डिसरिगार्ड किया है नहीं किया है। तो तमिल भाषियों को क्या लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है कि नहीं है। तमिल भाषी बोलने लग गए न्याय करो। बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं। गौ, अच्छा एक मिनट, मेजोरिटी कम्युनिटी कौन है यहाँ पे, 74% वाली सिन्हालीज। बात समझ रहे हैं। उनके लिए सरकार कह रही है कि उनके बच्चे अगर पढ़ के आएंगे तो यूनिवर्सिटी में दाखिला उनको जल्दी मिल जाएगा, गवर्नमेंट जॉब उनको जल्दी मिल जाएगा। यानी किनको जल्दी गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है, सिन्हालीज वालों को। तमिल वालों के साथ पूरा अन्याय है, तमिल वालों के साथ फुल ऑन क्या हो रहा है, अन्याय यहाँ पर हो रहा है। अच्छा एक मिनट, तमिल वाले रह कहाँ रहे, कंट्री के नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में। देखो ये पीला वाला नजर आ रहा है, ये सिन्हालीज आबादी है। और बाकी जो ये नजर आ रहा है ये तमिल आबादी है। ये क्या है अपना, तमिल आबादी है। तो तमिल आबादी कहाँ रह रही है देश के, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट में। कहाँ रह रही है, नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। कोई इशू वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया है, ठीक है बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान दीजिएगा कि तमिल लोगों के साथ में घनघोर क्या हो रहा है, यहाँ पे अन्याय हो रहा है। वो डिमांड कर रहे हैं कि भैया न्याय करते हुए हमारे साथ हमारा लैंग्वेज को भी तवज्जो दो, हमारे बाल बच्चे जो पढ़ के आएंगे उनको भी यूनिवर्सिटी में दाखिला दो, उनको भी गवर्नमेंट जॉब दो। बात समझ रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं इन चीजों का। लेकिन सरकार क्या फॉलो कर रही है यहाँ पे,
सरकार यहाँ पे मेजोरिटेरियनिज्म फॉलो कर रही है। सरकार यहाँ पे क्या फॉलो कर रही है? मेजोरिटेरियनिज्म। क्योंकि सरकार किसको खुश करने में लगी हुई है? मेजोरिटी। किसको खुश कर रही है सरकार? मेजोरिटी कम्युनिटी को। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? जब ऐसा लगे कि मेजोरिटी कम्युनिटी ही डोमिनेट कर रही है, माइनॉरिटी कम्युनिटी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ही समझ लेगा कि देश में क्या चल रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म चल रहा है। क्या चल रहा है? मेजोरिटेरियनिज्म। देश में मेजोरिटेरियनिज्म की स्थिति तभी उत्पन्न होती है जब माइनॉरिटी का बिल्कुल भी क्या नहीं रखा जाता है? ध्यान नहीं रखा जाता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तमिल वाले बेचारे कब तक सहते? सहने का भी एक क्षमता होता है कि नहीं है ना? तो तमिल वालों को लगा कि भैया हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हमारे साथ क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है। और इन्होंने हमको देश से निकाला जा रहा है। हमको देश से क्या किया जा रहा है? अलग किया जा रहा है। हमारे साथ अलगाववाद हो रहा है। अलगाववाद होने का मतलब क्या है? हमारा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। हंसी लो तुम लोग पहले, है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो हमारे साथ हमको अलग रखा जा रहा है। हमको क्या किया जा रहा है बाबू? अलग रखा जा रहा है। तो श्रीलंकन तमिल्स ने ना अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई। अपनी इन्होंने क्या बनाया? पॉलिटिकल पार्टीज बनाया। और इन्होंने बात किया कि भैया तमिल को आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। तमिल को आप किसका दर्जा दो? ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। सिन्हाला लैंग्वेज को ही ना ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला था, है कि नहीं है? तमिल को भी मिलना चाहिए था, नहीं मिलना चाहिए था, है ना? तो इन्होंने बोला कि तमिल लैंग्वेज को भी क्या दो, आप ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दो। हम जिस रीजन में रह रहे हैं हमें फ्रीडम दो कि हम वहां अपनी सरकार चला सके। हम जिस रीजन में रह रहे हैं हमें फ्रीडम दो कि हम वहां क्या कर सके? अपनी सरकार चला सके। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? और हमारे को भी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी दो जॉब्स और एजुकेशन पाने में। एजुकेशन भी नहीं हमें मिल रहा है, हमें जॉब्स भी नहीं प्राप्त हो रहे हैं। सारे के सारे जो जॉब्स एंड एजुकेशन फैसिलिटीज हैं इन पर हक किसका कायम हो गया था? इन पर किसकी मोनोपोली आ गई थी? सिनालीज लोगों की। क्यों? क्योंकि सरकार ही ऐसा काम कर दी थी। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? सरकार ही प्रेफरेंशियल पॉलिसीज लेकर के आई है। किसके लिए? सिनालीज वालों के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब है कब तक सहते? अब डिमांड उठाने लग गए कि भैया हमको तमिल सरकार बना के दीजिए। हमको देश के नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट में अलग सरकार बना के दीजिए जिसका नाम क्या होगा? तो सॉरी, जो कि क्या होगी? तमिल सरकार होगी। जो कि क्या होगी? तमिल सरकार। एक बात बताइए, देश के नॉर्दर्न और ईस्टर्न हिस्से में ज्योग्राफी के आधार पर अगर आप अलग अलग सरकारें बना रहे हैं अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के लिए, तो कल के दिन खतरा है ना देश के बट जाने का? कल के दिन खतरा है ना कि देश बट जाएगा, है कि नहीं है? नहीं सर, आज बोल रहा है सरकार बना के दो, कल के दिन बोलेगा देश बना के दो, तो मन बढ़ जाएगा, है कि नहीं है? मन नहीं ना बढ़ाना था। तो सरकार बात मानी इनका? नहीं। सरकार बात मानी? नहीं। अच्छा, सरकार कहाँ गलती कर रही है? बात नहीं मान के, या शुरुआत में गलती हो गई थी सरकार से? शुरुआत में गलती हो गया था जब वो सिनली लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दे दी, तभी गलती कर दी थी सरकार। बात समझ रहे हैं? जब यूनिवर्सिटी एप्लीकेंट्स एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए सिनली लैंग्वेज का प्रेफरेंस निकाल दी, तभी सरकार क्या कर दी थी? गलती कर दी थी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब तो जो होगा वो तो परिणाम है। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? अब तो जो होगा वो तो क्या है? परिणाम है। बात समझ रहे हैं? अब झेलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो श्रीलंका में बन जाता है कैसा स्थिति? सिविल वार वाला स्थिति। सिविल वार मतलब गृह युद्ध कह लीजिए, या फिर आप ये कह लीजिए कि जब एक कंट्री के लोग ही आपस में क्या करने लग जाएं, लड़ने लग जाएं, तो ऐसी स्थिति को ही क्या बोलेंगे आप? सिविल वॉर। ये इससे लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, मतलब एक देश में डिफरेंट कम्युनिटीज अगर लड़ने लग जाए आपस में, तो ऐसे सिचुएशन को आप क्या बुलाते हैं? सिविल वॉर बुलाते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा आप। सिविल वॉर से देश के समाज, देश की संस्कृति, देश की अर्थव्यवस्था, इन तीनों चीजों को बहुत गहरा वाला नुकसान लगता है। और ये सिविल वार 2009 तक जारी रहता है। 2009 में जाकर के सिविल वार रुक रहा है। श्रीलंका जैसा देश जो लिटरेसी के मामले में एचडीआई रैंकिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा था, उसको एक बहुत तगड़ा वाला सेटबैक झेलना पड़ता है। किस कारण से? सिविल वॉर के कारण। बात समझ पा रहे हैं? तो आपको समझ आया डेमोक्रेसी क्या? श्रीलंका, एक बात समझिए आप पहले, क्या श्रीलंका भी डेमोक्रेसी था? क्या बेल्जियम भी डेमोक्रेसी था? यस। सिमिलैरिटी क्या है श्रीलंका और बेल्जियम में? दोनों क्या थे? डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे। दोनों ही क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं। अंतर क्या है? बेल्जियम समझा कि डेमोक्रेसी में हमें पावर बांटना है, डेमोक्रेसी में हमें क्या करना है, तो ऐसे बांटेंगे कि भैया कुछ ढंग का होगा, ऐसे बांटेंगे कि कुछ ढंग का होगा। श्रीलंका इस बात को समझ पाया? नहीं। श्रीलंका ने प्रेफरेंस दिया, किसको प्रेफरेंस दिया? सिनोला ने मेजोरिटी को प्रेफरेंस दिया। मेजोरिटी को प्रेफरेंस देने के बाद देश में मेजोरिटेरियनिज्म आया, और मेजोरिटेरियनिज्म आने के बाद देश में जो हुआ वो अच्छा नहीं था।
कुल मिला के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बात समझ आ गया है। अब सवाल आता है कि भैया पावर हमें बांटना है तो क्यों बांटना है। तो किताब कह रहा है कि इसके दो सेट ऑफ रीजंस हैं। इसके कितने सेट ऑफ रीजंस हैं? दो। पहला किताब कह रहा है प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजंस है। प्रूडेंशियल मतलब देखो, पढ़ोगे लिखोगे बढ़िया से तो अच्छा नंबर आएगा। तो ये कैसा रीजन है? प्रूडेंशियल रीजन है। कैसा रीजन है कृष्णा? प्रूडेंशियल रीजन है। प्रूडेंशियल मतलब वेल कैलकुलेटेड बात है, नापा तुला बात है कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छा नंबर आएगा। बात समझे नहीं समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है, खाली नंबर के लिए पढ़ना है। अरे भाई कुछ नैतिकता भी एगो चीज होता है, नहीं होता है? समाज विद्यार्थी का दर्जा दिया है तो खाली तो काम क्या है विद्यार्थी का? पढ़ना ही ना है। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो प्रूडेंशियल सेट ऑफ रीजन है कि बउआ नपा तुला बात है कि जहां जहां पावर शेयरिंग अच्छे से हुआ है, हेलो, जहां जहां पावर शेयरिंग अच्छे से हुआ है वहां वहां सोशल कन्फ्लिक्ट क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। वहां वहां सोशल कन्फ्लिक्ट क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। नपा तुला बात है कि अगर पावर शेयरिंग ठीक से करिएगा तो आपके यहाँ सोशल कन्फ्लिक्ट क्या हो जाएंगे? सोशल कन्फ्लिक्ट के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। चैन सुख से जीवन जी पाइएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। अगला रीजन है बाबू मॉडल सेट ऑफ रीजन। अगला रीजन क्या है? मॉडल सेट ऑफ रीजन। मॉडल सेट ऑफ रीजन कहता है कि अगर पावर बांटिएगा नहीं तो डेमोक्रेसी काहे ला रखे हैं? अरे डेमोक्रेसी लाए हैं तो पावर बांटिए। डेमोक्रेसी का निचोड़ ही है कि पावर को क्या किया जाए? बांटा जाए। बात समझे नहीं समझे? समझ रहे हैं? अरे आप अगर डेमोक्रेसी लाए हैं तो समाज आपसे अपेक्षा करेगा कि आप पावर को क्या करिए? बांट दीजिए। तो दो सेट ऑफ रीजंस है, पहला प्रूडेंशियल, दूसरा क्या है? मॉडल। प्रूडेंशियल क्या कहता है कि इट रिड्यूसेस द पावर शेयरिंग करोगे तो चांसेस ऑफ सोशल कन्फ्लिक्ट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और मॉडल सेट ऑफ रीजंस कहता है कि भैया अगर डेमोक्रेसी लाए हो तो पावर को क्या करो? बांटो। अगर पावर बांटना ही नहीं था तो लाए ही क्यों? राजा ही रहने देते, वही ठीक था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। तो दोनों सेट ऑफ रीजंस आपको समझ आ गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है। बढ़ते हैं आगे। कोई क्यों गुदगुदी कर रहे हो बाबू? अभी नहीं, बाद में आओ, चलो गंदा बात। बच्चा है, तंग कर रहा है ना, इधर ध्यान से बढ़े। इधर ध्यान दीजिए बाबू। अब ना हमारे पास फोर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग आते हैं। कितने तरह के पावर शेयरिंग आते हैं? चार। कितने तरह के पावर शेयरिंग आते हैं? चार। कितना ध्यान दो। तो चार तरह से आप पावर को क्या कर सकते हैं? कुल मिलाकर बांट सकते हैं। पहला जो तरीका है कि भैया हॉरिजेंटली बांटिए। पहला तरीका क्या कह रहा है नक्श बाबू? हॉरिजेंटली बांटिए। दूसरा तरीका क्या कह रहा है आप? वर्टिकली बांटिए। तीसरा तरीका क्या कह रहा है कि पावर को अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बांटिए, जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट में बांटे थे ना बेल्जियम में, है कि नहीं है? और चौथा तरीका कह रहा है कि आप अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में पावर को क्या करिए? बांटिए। अब चलिए बारी बारी से सारे तरीकों को समझा जाए। पहला तरीका क्या था अपना? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहता है कि जो सरकार की शक्तियां हैं उसको आप बांट दो। किसमें? सेम लेवल पे बांट दो। किसमें बांट दो सरकार की शक्तियों को? सेम लेवल पे। पहला कौन रहेगा? लेजिस्लेचर। दूसरा कौन रहेगा? एग्जीक्यूटिव। तीसरा कौन रहेगा? जुडिशियरी। लेजिस्लेचर में बाबू अपने इंडिया में सेंट्रल लेवल पे, अपने इंडिया में कौन से लेवल पे? सेंट्रल लेवल पे। कौन बनाता है कानून पूरे भारत के लिए? पार्लियामेंट। कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के कितने अंग हैं? तीन। लोकसभा, प्रेसिडेंट एंड राज्यसभा। बात समझ रहे हैं? एग्जीक्यूटिव में दो बॉडीज जाएंगी, कौन कौन सी? एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक क्या हो जाएगा आपका? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, और एक क्या हो जाएगा आपका? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू, ध्यान से समझिए। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में देश में कौन चले जाएंगे? जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, जितने हमारे क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जितने हमारे, हेलो, क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में पहले कौन हो जाएंगे? सबसे पावरफुल इंस्टीट्यूशन हमारे कंट्री का कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर का। कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर का। जिसके हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। दूसरे कौन हो जाएंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दूसरे कौन हो जाएंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। तीसरे कौन हो जाएंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब हम लोग बहुत पहले ही पढ़ लिए थे, बट एक बार को रिवीजन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ आ गया है? तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन जाएगा देश का? अच्छा एक मिनट सुनो, लोकसभा में कितने मेंबर है? 543। राज्यसभा में कितने मेंबर है? 245। ये 543 और 245 इतने सारे मेंबर मिलकर देश चलाते हैं क्या? नहीं।
देश में जो डेली टू डेली फंक्शन वाला काम होता है, डे टू डे फंक्शनरीज कौन होते हैं हमारे? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। कौन होते हैं? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में कौन चले जाते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इनकी संख्या 80 से 90 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 80 टू 90 होती है। कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में तीन आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इनर रिंग में तीन आ गए। कौन कौन से? कैबिनेट मिनिस्टर। इस 80 से 90 में से 25 से 30 कौन रहेंगे? कैबिनेट मिनिस्टर। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? 40 से 45 कौन रहेंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। बात समझ पा रहे हैं? 3 से 5 कौन रहेंगे? 3 से 5 यानी नंबर में कौन रहेंगे? मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। जुडिशियरी पता ही है अपने यहाँ का जुडिशियरी इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है। अपने यहाँ का जुडिशियरी कैसा है? इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है, जिसमें सबसे ऊपर पूरे देश के लिए कोर्ट आता है, जिसको हम लोग सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। बात समझ रहे हैं? और फिर हमारे पास हाई कोर्ट्स हैं अलग अलग राज्यों में, ठीक है। और फिर हमारे पास नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। बात समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ गए नहीं समझ गए? तो कहने का मतलब आपको समझ आया? क्या ये सेम लेवल पे है? पार्लियामेंट, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, परमानेंट। अच्छा, परमानेंट एग्जीक्यूटिव में कौन चले जाएंगे? सिविल सर्वेंट्स। कौन चले जाएंगे? सिविल सर्वेंट्स। सेक्रेटरीज एंड ऑल। नहीं समझे? कैबिनेट सेक्रेटरीज वगैरह किस में चले जाएंगे आपको? परमानेंट एग्जीक्यूटिव में। तो ये आपको समझ आया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना है? तो सेम लेवल पे है ना, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी कौन से लेवल पे है? सेम लेवल पे है। कौन से लेवल पे है? सेम लेवल पे है। तो सेम लेवल पे है, इसलिए ऐसा पावर शेयरिंग को हम लोग क्या बुलाएंगे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। क्या बुलाएंगे? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। व्हाई? बिकॉज ये सेम लेवल पे है। बिकॉज ये क्या है? सेम लेवल पे है। एक बात बताओ, अगर प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर क्या है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है देश का। प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है नहीं है? अगर प्राइम मिनिस्टर से गलती हो जाएगी तो क्या पार्लियामेंट ध्यान रखेगा उसका? ध्यान रखेगा? पार्लियामेंट में क्रिटिसाइज किया जाएगा उनको? नहीं किया जाएगा। अगर पार्लियामेंट गलत लॉ बना दिया तो क्या वो जुडिशियरी चैलेंज हो जाएगी? नहीं हो जाएगी? सुप्रीम कोर्ट क्या उसको खारिज कर देगा? नहीं कर देगा? कर देगा ना? नहीं समझ पाए? क्या लेजिस्लेटिव जुडिशियरी का ध्यान रखता है? क्या जुडिशियरी लेजिस्लेटिव का ध्यान रखता है? क्या लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव का ध्यान रखता है? ध्यान रखने का मतलब समझ रहे हैं? एक दूसरे को ये चेक करते रहते हैं। एक दूसरे को ये क्या करते हैं? चेक करते हैं। चेक करने का मतलब क्या है? कि हर कोई ना अपने औकात में काम कर रहा है, अपनी हैसियत में काम कर रहा है, उस बात का क्या रखते हैं? ध्यान रखते हैं। अगर कोई भी अगर कुछ ऐसा बनाता है जो उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, या फिर कुछ भी गलत बन जाता है, बात समझ रहे हैं? कोई भी अपने पावर का एक्सरसाइज ठीक से नहीं करता है, तो दूसरा ऑर्गन उसको समझा देता है फिर बाद में। बात नहीं समझ पा रहे हैं? यहाँ लेजिस्लेचर कंट्रोल कर रहा है किसको? एग्जीक्यूटिव को। कोई भी एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। कोई भी ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं कर रहा है। हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, कहने का मतलब है हर ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट को एक दूसरे का क्या करना पड़ रहा है? ध्यान रखना पड़ रहा है। एक का काम ये, एक का काम ये, हर कोई अपने काम में क्या कर रहा है? ध्यान रख रहा है। अगर किसी से कोई गलती होती है तो है दूसरा यहाँ बैठा हुआ उसको कंट्रोल करने के लिए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहने को ये तीनों इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन इन तीनों पर एक दूसरे का ही नियंत्रण है। एक दूसरे का ही क्या है? नियंत्रण है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज नहीं करे। कैसा पावर एक्सरसाइज नहीं करे? एब्सोल्यूट पावर एक्सरसाइज ना करे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। इससे संतुलन बना रहता है। इससे क्या बना रहता है? संतुलन बना रहता है। समझ आया क्या कुछ? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात सुनो ना भाई। अच्छा एक मिनट, पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव कहाँ गए? पार्लियामेंट कोई लॉ बनाया जो गलत है, कौन ध्यान रखेगा? जुडिशियरी। कौन उस लॉ को खारिज कर देगा? जुडिशियरी। सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा जाएगा, वहां फंस जाए, वहां पे उसको खारिज कर दिया जाएगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? समझ रहे हैं? तो क्या पार्लियामेंट के पास एब्सोल्यूट पावर है जो चाहे कर सकता है? नहीं ना। जुडिशियरी बैठा हुआ है भाई। जुडिशियरी के पास एब्सोल्यूट पावर है जो चाहे कर सकता है? नहीं। जुडिशियरी अगर कुछ गलत डिसीजन पास करता है तो वो लाया जाएगा पार्लियामेंट में। मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स उसको अप्रूव कर देंगे कि ये गलत है, फिर वो भी डिसीजन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? तो हर ऑर्गन पर, कहने का मतलब है किसी के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है। बात समझ रहे हैं? हर किसी पर लगाम है। हर किसी पर क्या है? लगाम है। इसी को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस बोलते हैं। तभी संतुलन बना हुआ है। नहीं तो एक ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकता था। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोलिए। समझ आ रहा है? अगला कौन सा पावर शेयरिंग है? वर्टिकल पावर शेयरिंग है। अगला कौन सा पावर शेयरिंग है? वर्टिकल पावर। वर्टिकल पावर शेयरिंग में आप डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का कंसेप्ट को पढ़ते हैं। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है? सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फिर उसके नीचे कौन है? प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट या स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझना ध्यान से। अगर देश की आबादी ठीक ठाक वाली है
तो आप दो लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो बना के रखो ही रखो। कौन कौन सा? सेंट्रल लेवल ऑफ गवर्नमेंट और प्रोविंशियल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। इस तरह से जो आप गवर्नमेंट के लेवल्स में पावर को डिवाइड कर देते हो, इसी को आप क्या बुलाते हो? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। क्या बुलाते हो? फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। अगर इंडिया जैसी आबादी वाला देश है जहां असीमित आबादी है, तो आपको तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी बनाना पड़ेगा, जिस तीसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट का नाम क्या रखना है? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जिसमें कौन आएगा? म्यूनिसिपैलिटी, पंचायत बॉडीज, ये सारे के सारे आएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप पावर को किसमें आप पावर को, कहने का मतलब है आप डेमोक्रेसी में पावर को किसमें भी बांटते हो? वर्टिकल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में बांटते हो। ठीक है, सेंट्रल लेवल, प्रोविंशियल या स्टेट लेवल, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल। लोकल सेल्फ में क्या आ जाएगा? म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत। कोई इशू वाली बात तो नहीं है? समझ आ रहा है? बढ़े आगे, बढ़े आगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप ध्यान से समझना। आप डेमोक्रेसी में पावर को सोशल ग्रुप्स में भी बांटते हो। याद है कम्युनिटी गवर्नमेंट वाला एग्जांपल बेल्जियम में? याद है, नहीं याद है? उसमें क्या कम्युनिटीज को पावर दिया गया था कि तुम अपना लैंग्वेज, एजुकेशन और कल्चर से जुड़ा मुद्दा क्या करो? संभालो। कम्युनिटीज को पावर दिया गया था, नहीं दिया गया था? तो बाबू, कम्युनिटी लेवल ऑफ कम्युनिटी गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? डिवीजन ऑफ पावर एमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। बात समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? सोशल ग्रुप्स यानी सामाजिक समूहों में आप पावर को क्या करो? बांटो। कुछ काम आप सामाजिक समूहों को भी दो, सारा काम आप अकेले मत करो। कुछ काम जैसे कि भैया कल्चर वल्चर से जुड़ा काम